जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से हमें बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है संगत जी कि किस तरह से अगर हमारे कहीं जाने की प्लानिंग बन रही है और हम वहाँ जा नहीं पाते या हमने कोई भी प्लान बनाया है जो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो संगत जी हमें अफसोस नहीं करना है कि जो हमने सोचा था वह क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि संगत जी इसमें गुरु जी की मर्जी है संगत जी, जिस कारण से वो चीज़ें अभी होने से रोकी जा रही हैं। और तो हमें संगत जी अफसोस नहीं करना है कि ये जो हमने सोचा ये क्यों नहीं हो रहा है। हमने कहीं जाने की बात सोची है, कहीं यात्रा की बात सोची है और हम जा नहीं पा रहे, तो भी संगत जी इसमें गुरु जी की मर्जी है। गुरु जी हमारी भलाई के कारण ही संगत जी हमें वहाँ तक जाने नहीं दे रहे हैं, या कुछ भी हमने सोचा है अगर वो हो नहीं पा रहा है तो संगत जी कहीं ना कहीं ये हमारे गुरु जी की मर्जी ही है संगत जी। तो हमें उनकी रजा में रहना है और उन पर सब कुछ छोड़ देना है। तो संगत जी आज के अध्याय में बहुत अच्छा मैसेज हमें मिलेगा। तो संगत जी देर ना करते हुए मैं आज के अध्याय को यहाँ पर शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। जब परमहंस जी अपने पिताजी को गर्मियों की छुट्टियों में गुरुदेव और 4 मित्रों को लेकर हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों के क्षेत्र में जाने के लिए कहते हैं कि मुझे कश्मीर के 6 रेलवे पास और यात्रा में खर्च के लिए पैसे चाहिए, तो उनके पिताजी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, यह तीसरी बार है कि तुम मुझे फिर वही शेख चिल्ली की कहानी सुना रहे हो। पिछले साल और उसके पिछले साल भी तुमने मुझसे यही अनुरोध किया था और अंतिम क्षण में युक्तेश्वर जी ने जाने से मना कर दिया था। तो परमहंस जी अपने पिताजी को कहते हैं, यह सच है पिताजी, पता नहीं क्यों कश्मीर के बारे में गुरुदेव मुझे कभी पक्का वचन नहीं दे पाते, परंतु इस बार मैं उनको बताऊंगा कि मैंने पिताजी से पैसे लिए हैं, तो शायद वो किसी कारण से मुझे लगता है यात्रा के लिए राजी हो जाएंगे। पिताजी को उस समय तो पूरा विश्वास नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन कुछ हास्य विनोद के कटाक्ष करने के बाद उन्होंने परमहंस जी को 6 पास और 10-10 रुपये के नोटों की एक गड्डी थमा दी और साथ ही में कहा, मैं नहीं समझता तुम्हारी काल्पनिक यात्रा के लिए इस प्रकार के प्रत्यक्ष सहारों की कोई आवश्यकता पड़ेगी, परंतु फिर भी इन्हें तुम रख लो। उसी दिन दोपहर को परमहंस जी श्री युक्तेश्वर जी को वो खजाना दिखाते हैं और परमहंस जी के साथ उनके गुरुदेव उत्साह पर तो मुस्कुराए, परंतु उनके शब्द अभी भी गोलमोल ही थे। वे कहते हैं, मैं जाना तो चाहता हूँ पर देखेंगे। परमहंस जी जब उनके आश्रमवासी बाल शिष्य कन्हई को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, तब वो भी कुछ नहीं बोले। 3 अन्य मित्रों को चलने के लिए भी उन्होंने कहा, राजेंद्र, नाथ मित्र, ज्योतिन आड़ी और एक अन्य लड़का। सबके प्रस्थान के लिए अगले सोमवार का दिन तय किया गया। घर में एक चचेरे भाई की शादी होने के कारण शनिवार और रविवार को परमहंस जी कोलकाता में ही रहे। सोमवार को प्रातः अपने सामान के साथ श्री रामपुर पहुंच गए। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से उनकी भेंट हुई और उन्होंने कहा, गुरुदेव बाहर टहलने गए हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। परमहंस जी को जितना संताप हुआ उतनी ही उन्हें जिद भी चढ़ गई और उन्होंने कहा, मैं पिताजी को अपनी तीसरी काल्पनिक कश्मीर यात्रा का मजाक उड़ाने का अवसर नहीं दूंगा, चलो हम बाकी लोग चलते हैं। राजेंद्र मान गया। परमहंस जी किसी नौकर को ढूंढने के लिए आश्रम से निकल पड़े और उन्होंने कहा, मैं जानता था गुरुदेव नहीं जाएंगे तो कन्हई भी नहीं जाएगा और सामान की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। सबसे पहले उनके मन में बिहारी का ख्याल आया। वह पहले उनके घर का नौकर था और श्री रामपुर में एक शिक्षक के यहाँ नौकरी कर रहा था। परमहंस जी जल्दी जल्दी चल रहे थे। श्री रामपुर कचहरी के पास स्थित गिरजाघर के सामने गुरुदेव से उनकी भेंट हुई और उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट का लवलेश भी नहीं था।
गुरुजी, मुझे पता है कि आप और कन्हई हमारी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मैं बिहारी को खोजने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि पिछले साल वह कश्मीर देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि बिना किसी मजदूरी के भी सेवा देने को तैयार था। गुरुजी ने कहा, मुझे याद है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाना चाहेगा। तब परमहंस जी कहते हैं कि वह इस अवसर की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है। गुरुदेव चुपचाप से आगे बढ़ गए। तब परमहंस जी थोड़े ही समय में उस शिक्षक के घर पहुंच गए। बिहारी घर के आंगन में ही था, परंतु परमहंस जी को देखते ही वह मुस्कुराते हुए उनकी ओर आया और जैसे ही उन्होंने कश्मीर की बात छेड़ी, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। होठों में ही बड़बड़ाते हुए उसने क्षमा मांगी और अपने मालिक के घर भीतर की ओर चला गया। परमहंस जी आधे घंटे तक अपने आप को यह दिलासा देते रहे और वहीं खड़े रहे कि बिहारी मेरे साथ चलने की तैयारी कर रहा होगा, इसीलिए उसे देर हो रही है। परमहंस जी जब उनके दरवाजे पर खटखटाते हैं तो किसी आदमी ने उनको बताया कि बिहारी तो लगभग आधे घंटे पहले ही पीछे की सीढ़ी से उतरकर कहीं भागकर चला गया है। उदास होकर परमहंस जी वहाँ से चल पड़े और सोचने लगे कि मेरे निमंत्रण में उसे अधिक जोर जबरदस्ती जान पड़ी या गुरुदेव का अदृश्य प्रभाव अपना काम कर रहा था। गिरजाघर को पार करते ही जब गुरुदेव को पुनः आते हुए उन्होंने देखा तो उन्होंने उनको कहा, तो बिहारी नहीं जाएगा, अब तुम्हारी क्या योजना है? पर परमहंस जी स्वयं को किसी जिद्दी बच्चे की तरह समझ रहे थे जिसने अपने अधिकार जताने वाले पिता का विरोध करने की बात ठान ली थी। गुरुजी, मैं अपने चाचा के पास यह अनुरोध लेकर जा रहा हूँ। वे अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज देंगे। श्री युक्तेश्वर जी ने फिर दबी हुई हंसी हंसी। तुम्हारी इच्छा है तो जाकर चाचा जी से मिल लो, पर मैं समझता हूँ कि वहाँ जाने पर भी तुम्हें कोई सुखद अनुभव नहीं होगा। अब गुरुजी को वहीं छोड़ श्री रामपुर कचहरी में वो जा पहुँचे। अब परमहंस जी के चाचा शारदा घोष ने, जो एक सरकारी वकील थे, बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। परमहंस जी उनको कहते हैं, मैं आज ही कुछ मित्रों के साथ कश्मीर जा रहा हूँ। कई वर्षों से मुझे हिमालय की इस यात्रा की प्रतीक्षा थी। परमहंस जी के चाचा कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? तो उनके प्यार भरे शब्दों को सुनकर उन्होंने कहा, चाचा जी, क्या आप अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज देंगे? उनके ऐसे अनुरोध से जैसे कि उनके मन में भूचाल सा आ गया। चाचा जी इतने जोर से उछल पड़े कि उनकी कुर्सी उलट गई। मेज पर पड़े कागज दसों दिशाओं में उड़ गए। उनका हुक्का अत्यधिक खटखटाहट के साथ फर्श पर जा गिरा और उन्होंने गुस्से से कांपते हुए कहा, स्वार्थी लड़के, तुम्हारी मति मारी गई है। अपनी इस मटर गश्ती की यात्रा पर तुम मेरे नौकर को लेकर जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा? मिलनसार चाचा के रवैये को अचानक परिवर्तन होते देखते हैं तो उनको ये गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि जिस चाल से वो कचहरी से बाहर निकले उसमें गरिमा की अपेक्षा व्यग्रता थी। परमहंस जी वापस आश्रम लौट आते हैं जहाँ उनके मित्रगण एकत्र होकर आस लगाकर बैठे हुए थे। परमहंस जी मन में यह विश्वास जोर से पकड़ लेते हैं कि गुरुदेव के इस रवैये के पीछे कोई समुचित परंतु अत्यधिक गहन उद्देश्य है। अपने गुरु की इच्छा को विफल करने का प्रयत्न करने के पश्चात अब उनका मन ग्लानि से भर जाता है। श्री युक्तेश्वर जी उनसे पूछते हैं, मुकुंद, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ रहना नहीं चाहोगे? राजेंद्र और बाकी लोग अभी जाकर कोलकाता में तुम्हारे लिए रुक सकते हैं। कोलकाता से कश्मीर के लिए शाम को छूटने वाली अंतिम गाड़ी पकड़ने के लिए फिर भी बहुत समय मिलेगा। परंतु परमहंस जी विषण मन से उनको कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपके बिना जाना नहीं चाहता। परमहंस जी के मित्रों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी मंगाई और अपने सारे सामान सहित वे चले गए। कन्हई और परमहंस जी चुपचाप अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। आधे घंटे तक सबके मौन रहने के बाद गुरुदेव उठे और दूसरे तल्ले के भोजन कक्ष की ओर चल दिए। गुरुदेव कहते हैं, कन्हई, मुकुंद का खाना परोस दो, उसकी ट्रेन का समय हो रहा है।
तब अचानक ही परमहंस जी को मिचली आने लगती है और पेट में मरोड़ के साथ भयंकर दर्द उठने लगता है। ऐसे लग रहा था मानो पेट में छुरियां चल रही हों। उनकी यातना इतनी तीव्र हो गई थी कि उन्हें लगा जैसे किसी ने उनको अचानक दारुण नरक कुंड में फेंक दिया हो। खड़खड़ाते हुए कदमों से वे अपने गुरु की ओर बढ़ते हैं और उनके सामने जाकर गिर जाते हैं। उनके अंदर भयावह एशियाटिक कोलरा के सब लक्षण प्रकट होने लगते हैं। श्री युक्तेश्वर जी और कन्हई उन्हें उठाकर बैठक खाने में ले जाते हैं। भीषण वेदना से जब वो तड़प कर चीख उठते हैं, गुरुदेव मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि जीवन का सागर देह किनारे से दूर जा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और अत्यंत कोमलता से उन्हें सहलाने लगते हैं। अब तुम्हें पता चला कि इस समय तुम यदि अपने मित्रों के साथ स्टेशन पर होते तो क्या होता। तब परमहंस जी को वो कहते हैं कि इसी विचित्र प्रकार से मुझे अब तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी, क्योंकि यात्रा के इस विशिष्ट समय के बारे में तुम्हारे निर्णय पर मुझे संदेह था। आखिर परमहंस जी की समझ में आया, कदाचित ही सिद्ध पुरुष अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन करना उचित नहीं समझते। इसीलिए उस दिन की घटनाएं किसी भी सामान्य पुरुष को स्वाभाविक ही जान पड़ती हैं। उनके गुरुदेव का हस्तक्षेप इतने सूक्ष्म स्तर पर हो रहा था कि उनको पता ही चलना बहुत असंभव था। उन्होंने बिहारी, चाचा, राजेंद्र और अन्य लोगों के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को अव्यक्त रूप से कार्यान्वित किया। परमहंस जी को छोड़कर शायद हर किसी ने परिस्थितियों को तर्कसंगत और सामान्य समझा था। श्री युक्तेश्वर जी अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने में कभी चूकते नहीं थे। अतः उन्होंने डॉक्टर को बुला लेने के लिए और चाचा जी को सूचित करने के लिए कन्हई को भेजा। परंतु परमहंस जी ने विरोध दर्शाया और कहा, गुरुदेव मुझे केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। मैं किसी भी डॉक्टर की शक्ति से बाहर जा चुका हूँ। श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं, मेरे बच्चे, ईश्वर की कृपा तुम्हारी रक्षा कर रही है। डॉक्टर की चिंता मत करो, उसे तुम इस अवस्था में नहीं मिलोगे, तुम ठीक हो चुके हो। जब उनके गुरुदेव ये शब्द कहते हैं तो उनकी तीव्र वेदना अचानक से गायब हो जाती है। उनको कमजोरी तो थी, परंतु वे उठकर बैठ जाते हैं। शीघ्र ही वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और उनकी जांच करता है और कहता है, तुम्हारा संकट टल गया। लेबोरेटरी टेस्ट के लिए तुम्हारे कुछ नमूने मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल ही डॉक्टर जल्दबाजी में आता है और कहता है, अच्छा तुम तो इस प्रकार बैठकर गपशप कर रहे हो जैसे मृत्यु तुम्हारे पास फटकी भी नहीं हुई हो। तुम्हारे नमूनों के परीक्षण से जब मुझे पता चला कि तुम्हें एशियाटिक कोलरा हो गया है तो तुम्हें अभी जीवित देखने की मुझे बहुत ही कम आशा थी। तुम बहुत भाग्यवान हो बच्चे कि तुम्हें रोग निवारण की दैवी शक्ति से संपन्न गुरु मिले हैं। परमहंस जी इस बात से बिल्कुल सहमत थे। जब डॉक्टर निकल जाते हैं तो राजेंद्र और आड़ी दरवाजे पर आ पहुँचे। डॉक्टर और परमहंस जी को ऐसी स्थिति में देखकर उनके चेहरे पर जो रोष के भाव थे वो सहानुभूति में बदल गए और वो कहते हैं, जब तुम कोलकाता में ट्रेन के समय पर नहीं पहुँचे तो हमें बहुत गुस्सा आ गया था। तुम बीमार हो गए हो? परमहंस जी ने कहा, हाँ। जब उनके मित्रों ने अपना सामान उसी कोने में जाकर रखा जहाँ पर कल था तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और उस प्रसंग के योग्य एक पद उनके मुंह से निकला। जहाज एक निकला था स्पेन जाने के लिए, वहाँ पहुँचने से पहले ही विवश हुआ लौट आने के लिए। तब गुरुदेव जब कमरे में आए तो परमहंस जी ने स्वास्थ्य लाभ करने वाले रोगी को मिल सकने वाली छूट का लाभ उठाते हुए प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, 12 वर्ष की आयु से मैंने हिमालय जाने का कई बार असफल प्रयास किया और अंततः मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आपके आशीर्वाद के बिना माँ पार्वती मुझे अपने पास नहीं आने देगी। जय गुरु जी। आज के सत्संग को संगत जी मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।